नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वे की स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है। ज्योग्राफी का सेकंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए दोस्तों अति इंपॉर्टेंट क्लास एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट वन वीक सीरीज को पेश किया जा रहा है। दोस्तों अंत तक जुड़े रहे, बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी के सामने सीरीज को पेश करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको समझाने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी, तो दोस्तों आप भी अपनी पूरी पूरी कोशिश कीजिए समझने की। तो चलिए अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से पहला सवाल आप सभी के सामने। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि धात्विक खनिज होते क्या है। दोस्तों बहुत ही इजी और बेसिक सवाल है, 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। वे खनिज जिसमें धातु होता है तो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। सीधी सीधी बात है, इन खनिजों में धातु तो होता है, लेकिन उन धातु वाले खनिज कौन से, जैसे कि लोहे में धातु होता है, यस्क है, तांबा है, मैग्नीज है, निकेल आदि धात्विक खनिजों के उदाहरण है। ठीक है, धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में बांटा है, एक तो अधात्विक खनिज, एक लोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज मतलब जिसमें लोहा पाया जाता है। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है लोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि अयस्क है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, निकेल है, लोहा है, तो इसमें लोहे का अंश पाया जाता है तो उसे लोह युक्त। एक तो जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह युक्त धातुएं कहते हैं, उन्हें अलोह युक्त धातुएं कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। तो ये क्या है, ये एक जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है, यानी कि अलोह युक्त धातुएं हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो उन्हीं सवालों की ओर आगे बढ़ेगी। नदी अपहरण क्या होता है। दोस्तों सवाल पूछा भी गया है 2016 के एग्जाम में कि नदी अपहरण क्या होता है। दोस्तों चलिए इसको समझते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रम, दोस्तों नदी अपहरण को या फिर सरिता अपहरण को, नदी को दोस्तों संस्कृत भाषा में सरिता कहा जाता है। तो ठीक है, तो एक प्राकृतिक प्रक्रम, ये नदी अपहरण एक प्राकृतिक प्रक्रम होता है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने से, प्रबल नदी होती, नदी बहती है तब इधर इधर उसके शीर्ष होते हैं, इसके शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला देती है। नदी अपहरण की प्रक्रिया अधिकांशतः नदी की युवावस्था में उसके शीर्ष अपरदन द्वारा होती है। दोस्तों नदी अपहरण की जो क्रिया है तो वो अधिकांश रूप से नदी की युवावस्था में उसके शीर्ष अपरदन द्वारा होती है। नदी के शीर्ष अपरदन से जल विभाजक पीछे हटता जाता है। दोस्तों नदी के शीर्ष अपरदन होता है, नदी का जब शीर्ष अपरदन होता है तो उससे जल विभाजक पीछे हटता जाता है, जिससे दोनों नदियां परस्पर जुड़ जाती है। जिस नदी का तल नीचे होता है उसमें ऊंचे तल वाली नदी का जल गिरने लगता है और धीरे धीरे नदी का आंशिक अथवा पूर्ण अपहरण हो जाता है। नदी का आंशिक थोड़ा थोड़ा या फिर पूर्ण अपहरण हो जाता है। नदी अपहरण की प्रक्रिया से धीरे धीरे नदी का आंशिक अथवा पूर्ण अपहरण हो जाता है। नदी अपहरण की क्रिया क्षैतिज अपरदन तथा नदी विसर्प के प्रतिशतन द्वारा होती है, किंतु इसकी आवृत्ति कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल का। ये होता क्या है, नदी अपहरण क्या होता है। जैसे कि कोई नदी बहती है, ठीक है, जब नदी कोई बहती है तब नदी के जब साइड वाले भाग हैं तो यहाँ पर साइड वाले भागों में जब नदी की धारा तेज होगी, तेज गति से नदी बहेंगी तो अपने साथ में ये किनारे नदी के जो किनारे वो रेत को कंकड़ों को लेकर साथ में नदी के किनारे भी लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे नदी का आकार बढ़ेगा। तो नदी का आकार बढ़ा तो मान लो कि पास में कोई नदी बह रही तो उसको भी शामिल कर देगी अपने अंदर में, क्योंकि वो बढ़ी है नदी। जैसे कि नदी जा रही है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर, पास वाले कंकड़ पत्थर ले जा रही, पास में धीरे धीरे इतनी बड़ी हुई पास में कोई और नदी बह रही है तो उसको भी अपने में मिला देती है। तो यही दोस्तों नदी अपहरण होता है, दूसरी नदी को अपने में मिला देना। नदी खुद स्पीड में चलती है तब रेत को साइड में से काटती हुई चलती है, तो काटती अगली नदी को भी अपने में मिला देती है। तो यही क्या होता है, नदी अपहरण क्या कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखने के लिए मैं आप सभी के सामने इसको अच्छी तरीके से दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा कि
ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है? जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा। दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है कि जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं, और समुद्र का पानी जैसे ही ऊपर उठने के बाद में नीचे बैठता है तो उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहता है। जब समुद्र का पानी ऊपर उठ के नीचे बैठता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, कहते हैं ज्वारीय भाटे। ज्वार भाटे से ऊर्जा प्राप्ति की संभावनाएं भारत में बहुत सीमित है। दोस्तों ज्वारीय भाटे से अगर कोई ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसकी सीमा है बहुत ही कम मिलती है। दोस्तों बिल्कुल कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर होती भी है तो दोस्तों इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ का तट नॉर्वे या ब्रिटेन की भांति न तो अधिक कटापटा है और न ही यहाँ खाड़ियों या कटावों का एक ज्वारीय लहर उठने से स्थलों की अधिकांशता है। अतः तकनीकी विशेषज्ञों की राष्ट्रीय समिति एवं राष्ट्रीय भौतिक एवं भूभौतिक प्रयोगशालाओं के आकलनों के अनुसार देश में अनुकूल दशाओं में 1000 मेगावाट तक विद्युत ज्वारीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक आंकड़ा बताया गया है कितना कि हम जब ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ज्वारीय ऊर्जा से अपने देश में, हम अपने भारत देश में अनुकूल दशा अगर मिले तो 1000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादित कर सकता है। किसकी सहायता से? ज्वार भाटा की सहायता से। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त ज्वारीय लहरों को विशिष्ट दबाव से खंडित कर छिछले सागर में लहरों के टूटने से सर्जित विशेष दबाव डालती है शक्ति का प्रयोग अतिरिक्त ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि कोई दोस्तों झरने बहते हैं तो झरनों में हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? वो कुछ जनरेटर वगैरह, पवन चक्की होती है, जल की पवन चक्की होती है, तो उससे भी हम दोस्तों जो जल की धारा के साथ में दोस्तों जनरेटर को घुमाकर वहाँ पर भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा के रूप में आता है। ठीक, आगे बढ़ते इस और विशेष अनुसंधान एवं संशोधन की आवश्यकता है। देश में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र की स्थापना कांडला गुजरात में की गई। कांडला बंदरगाह गुजरात में दोस्तों यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की दोस्तों तकनीकी अपनाई गई है, लेकिन हमारे देश को अभी तक आगे दोस्तों खोजने की और संशोधित देश को करने की, इस ऊर्जा संशोधित करने की दोस्तों आवश्यकता अभी तक है। चलिए दोस्तों एक और सवाल है कि टुंड्रा जलवायु क्या होती है? टुंड्रा जलवायु होती क्या है? ये जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर औसत तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहता है। ऊंचाई के अनुसार तापमान में कमी आती जाती है। यहाँ पर टुंड्रा जलवायु जैसे जैसे यहाँ पर उत्तराखंड के जो पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आती रहती है, यानी कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर का तापमान होता है, और इस तापमान को ही, इस जलवायु को ही टुंड्रा जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन मानसून होता क्या है? शीतकालीन सर्दी ऋतु का मानसून दोस्तों बेसिक सवाल है, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। चलिए, शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है? लंबवत। जब शीत ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है, तब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर एक लंबवत तरीके से पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पर लंबवत पड़ती है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत है तथा निकटवर्ती क्षेत्र है तो उसमें तापमान कम तथा वायुदाब अधिक हो जाता है। इस ऋतु में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू हो जाती है। पवन है वो स्थल से स्वरूप की ओर फलस्वरूप पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू हो जाती है। ये पवनें बहुत ही कम वर्षा करती है। तो ये शीतकालीन मानसून की जो पवनें होती है वो शीत ऋतु में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में जो वायुदाब कम हो जाता है तो ये मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने से ये सब कुछ होता है। तो इसी के कारण दोस्तों स्थल से वायु समुद्र की ओर बहना शुरू हो जाती है और यहाँ का दोस्तों मानसून दोस्तों बहुत ही ठंडा हो जाता है और क्या हो जाता है? वर्षा बहुत ही कम होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। तंगभद्रा
चलिए दोस्तों एक और अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल के और ढक्कन ड्रैप क्या होता है दोस्तों, ये सवाल पूछा भी जा चुका है। ढक्कन ड्रैप दोस्तों बेसिक सवाल में आता है कि ढक्कन ड्रैप प्राचीन काल में ज्वालामुखी उद्गार के समय दक्षिण के पठार के एक बड़े भाग पर पृथ्वी के गर्भ से निकले द्रव लावा के जम जाने से बनी चट्टानें होती है। दोस्तों एक प्रकार की चट्टानें होती है ढक्कन। दोस्तों ढक्कन का पठार है तो ये पठार भी चट्टान होती है, तो यहाँ पर उसी के नाम पर आधार पर तो ढक्कन ट्रैप क्या होती है, ढक्कन ट्रैप। तो ये ढक्कन ट्रैप प्राचीन काल के जो ज्वालामुखी उद्गार होता था उसके समय दक्षिण के पठार के एक बड़े भाग में, दक्षिण का जो पठार है उसके एक बड़े भाग में पृथ्वी के गर्भ से निकले द्रव लार्वा, पृथ्वी के जब गर्भ से निकले द्रव लार्वा के जम जाने से बनी चट्टानें होती है, तो उसे ढक्कन पठार ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक और भारत की कोई 4 पूर्ववर्ती नदियों के नाम बताइए। भारत की कोई 4 पूर्ववर्ती नदियों के नाम बताइए या फिर पूर्ववर्ती अपवाह क्षेत्र के नाम बताने हैं। चलिए वे नदियां जो कि किसी क्षेत्र के उत्थान से पूर्व प्रवाहित होने वाली होती है, वे नदियां जो किसी क्षेत्र के उत्थान से पूर्व प्रवाहित होने वाली होती है, पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियां कहलाती है। जैसे कि सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कोसी है, यहाँ की कोसी की सहायक अरुण आदि इस प्रकार की जो नदियां हैं तो वो कैसी है, भारत की पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत आती है, यानी कि पूर्व अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूर्व अपवाह क्षेत्र होता क्या है कि वे नदियां जो अपने उद्गम स्थल से पूर्व प्रवाहित होने वाली होती है, अपने उद्गम स्थल से पहले भी प्रवाहित होती रहती है और आगे आकर उसका नाम पड़ता है, तो वो क्या होती है, पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों भारत में सीमेंट उद्योग स्थानीयकरण, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल की ओर केवल। चलिए आगे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, आपको इसको एक फॉर्मूले के तौर पर भी समझा सकते हो इसको आप, और एक परिभाषा के रूप में भी आप लिख सकते हो। क्या है परिभाषा जनसंख्या घनत्व, कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित एरिया में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व के नाम से जानेंगे। तो जनसंख्या घनत्व का ये सूत्र भी हो गया कि कुल जनसंख्या कितनी है और कुल क्षेत्रफल कितना है, बटे में कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने पर दोस्तों जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो दोस्तों ये सूत्र है। तो चलिए आगे सवाल, अगले इंपॉर्टेंट लिंगानुपात। दोस्तों ये तो बहुत ही इजी और बेसिक सवाल है, आपने 11th और 12th में दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा कि लिंगानुपात होता क्या है। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या दोस्तों लिंगानुपात होता है। तो यही दोस्तों जनसंख्या लिंग संगठन प्राय एक अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे लिंगानुपात कहते हैं। दोस्तों जनसंख्या होती है उसे लिंग संगठन प्राय एक अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। 1000 का लिंगानुपात ये दर्शाता है, 1000 का जो ये लिंगानुपात है तो ये दर्शाता है कि दोनों लिंगों की संख्या बराबर है। 1000 से अधिक लिंगानुपात का अर्थ यह है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगर 1000 से अधिक लिंगानुपात आ रहा है तो इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक है। 1000 से कम लिंगानुपात का अर्थ ये हुआ कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। चलिए दोस्तों आगे अगले इंपॉर्टेंट सवाल के, ऊर्जा संसाधनों को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ऊर्जा संसाधन आखिर होते क्या है, चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। और जिन संसाधनों का प्रयोग हम उद्योगों में मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उसे ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई भी संसाधन है, जैसे कि हमारे घर में कोई भी ऐसा संसाधन है जिसकी सहायता से हम खेती करते हैं या फिर किसी और काम में उसको लिया जाता है, घरेलू काम में किसी को लिया जाता है, तो हम उसे ऊर्जा संसाधन, दोस्तों इसको मैंने बेसिक भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आपको
एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखना है कि जिन संसाधनों का प्रयोग हम उद्योगों में मशीनों को चलाने, उद्योग होता है कोई भी तो उद्योग धंधा होता है, उसमें मशीनों को अगर चलाना है तो जैसे कि उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए क्या काम आता है, पेट्रोल काम आता है। तो पेट्रोल किस में आ गया, ऊर्जा संसाधन के रूप में पेट्रोल काम आ गया। जैसे कि यातायात के साधनों को गति प्रदान करना, जैसे कि यातायात के कोई साधन है, आने जाने के कोई साधन है, जैसे कि बस हो गई, ठीक है। तो बस को गति कौन प्रदान करता है, पेट्रोल करता है। तो पेट्रोल क्या एक ऊर्जा संसाधन के रूप में कार्य करता है। फिर यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों में जो भी काम में आता है, जैसे कि ट्रैक्टर है, ऐसे घरेलू कार्य में जो भी काम में लिए जाते हैं तो वो क्या है, एक ऊर्जा संसाधन के रूप में ये काम में आता है, ठीक है। ऊर्जा के बिना आधुनिक उद्योग विकसित बिल्कुल असंभव है। ऊर्जा नहीं है तो दोस्तों आधुनिक उद्योग दोस्तों विकसित कभी नहीं हो सकता। आज के युग में ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधन कोयला, दोस्तों देखो कोयला आज के युग में क्या है, कोयला है, पेट्रोल है। कोयले की सहायता से दोस्तों विद्युत उत्पादित किया जाती है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, फिर प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है दोस्तों, जल की सहायता से विद्युत उत्पन्न की जाती है। सौर ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फिर परमाणु ऊर्जा है, परमाणु जैसे को देखो कि एक होता है यूरेनियम, तो यूरेनियम धातु है दोस्तों, एक ऐसी धातु होती है जिसको एक भंडारण में, एक पैक भंडारण में रखा जाता है और उसमें से भारी जल को डाला जाता है और ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है, तो वहाँ से एक परमाणु ऊर्जा निकलती है और वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे पूरे भारत को विद्युत की प्राप्ति होती है। तो कोयले से तो केवल राजस्थान में ऊर्जा प्राप्त होती है, एक राज्य स्तर में होती है, लेकिन पूरे एक सेंट्रल की तरीके से दोस्तों पूरे भारत में अगर ऊर्जा को फैलाना है तो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है और वहीं से दोस्तों क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये भी किस में आ गया, ऊर्जा संसाधन में आ गया, ठीक है। जैसे कि भूताप लकड़ी, ठीक है, और ज्वारीय शक्ति होती है, जैसे कि जो पर्वतों से निकलती है ज्वारीय शक्ति, ये भी ऊर्जा संसाधन के रूप में, क्योंकि ये पर्वत भी खड़े करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और इसकी प्रवृत्ति क्या है। एक तो प्राकृतिक वृद्धि हो रही है, एक होती है प्रवासी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इससे प्राकृतिक और प्रवासी वृद्धि दो प्रकार की भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो दोस्तों इस पर हमें थोड़ा बहुत उल्लेख करना है। तो चलिए दोस्तों, किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि के दो स्वरूप होते हैं। अगर किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उसके दो कारण हैं। पहली तो है प्राकृतिक वृद्धि। किस प्रकार प्राकृतिक, जैसे कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब जन्म दर मृत्यु दर से जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है और मरने वालों की संख्या कम है, तो दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि कब कहलाती है, जब जन्म लेने वालों की संख्या अधिक और मरने वालों की कम, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। एक प्रकृति के हिसाब से चल रही है, ठीक है। अगला है प्रवासी वृद्धि। दोस्तों प्रवास, जब किसी अन्य देश से लोग आकर, जैसे कि हमारे भारत में अगर अमेरिका से लोग आकर रहने लग जाए तो ये कैसी होगी, प्रवासी, यानी कि परदेश से आई हुई वृद्धि। दोस्तों अगर दूसरे देश से अगर भारत में आकर बहुत सारे लोग रहने लग जाए और भारत की जनसंख्या बढ़ जाती है, किसी दूसरे कारण, दूसरे देश की वजह से भारत देश की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, तो दोस्तों ये प्रवासी वृद्धि कहलाती है। यानी कि दूसरे देश के लोग हमारे भारत में आए और हमारी भारत की जनसंख्या बढ़ गई, तो ये कैसी होगी, प्रवासी वृद्धि। अगर भारत के लोग हैं और भारत में रहते हैं और जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो वो कौन सी होगी, प्राकृतिक वृद्धि होगी। तो ये दो प्रक्रियाओं पर आधारित जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। भारत में अधिकांश वृद्धि प्राकृतिक है। दोस्तों हमारे भारत में अधिकांश वृद्धि अगर लोगों की होती है वो प्राकृतिक है। पूरे कैसे दोस्तों, उसी की देश के और उसी देश में जन्म मृत्यु होती है। प्रवासी वृद्धि का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि विदेश से लोग इतने आते नहीं हैं। यद्यपि लोग देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि एक ही देश में और इधर रह रहे थे इधर आ गए, लेकिन एक देश को छोड़ के दूसरे देश में बहुत कम जाते हैं, परंतु उसका देश की कुल जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनसंख्या की कुल संख्या पर अब कोई अमेरिका से अगर कोई भारत में आया है, एक दो जने आए, तो उससे पूरी जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो दोस्तों प्रवासी वृद्धि अधिक हो जाती है और इसका दोस्तों हमारे देश पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, तो बहुत ही जीके का इजी सवाल और बेसिक सवाल बनता है। भारत का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है,
दोस्तों इसका आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों हमारे भारत देश के क्षेत्रफल की बात हो रही, जनसंख्या की नहीं। भारत देश का पूरे भारत, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, तो भारत का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, उसका जब जमीन का भाग कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों बेसिक और इजी सवाल आपने 11th और 12th कक्षा में पढ़ा होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना 7वां स्थान है। बेसिक सवाल है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। बिल्कुल दोस्तों बेसिक सवाल की श्रेणी में आता है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अमेरिका वगैरह, ये हमारे भारत देश के क्या है, पड़ोसी देशों के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में बहुत ही अधिक क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक, बहुत ही बड़ा राज्य है भारत का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा का परिचय दीजिए। दोस्तों ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल आते हैं दोस्तों, बेसिक सवाल की श्रेणी में, कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है, इसको दोस्तों समझिए, इसका परिचय देना है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह सहित कुल समुद्री तट की ऊंची लंबाई दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की प्राथमिक समय रेखा क्या है दोस्तों? भारत की प्राथमिक समय रेखा दोस्तों बहुत इजी और बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत की प्राथमिक समय रेखा क्या होती है? तो भारत प्रमाणिक समय रेखा से ही भारतीय समय का निर्धारण होता है। प्रमाणिक समय रेखा से ही भारत की समय रेखा का निर्धारण होता है। 32 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक मध्यवाह रेखा कहलाती है। भारत में जलवायु की दृष्टि से एकता स्पष्ट कीजिए। भारत में जलवायु की दृष्टि से एकता है या फिर नहीं, इसकी जलवायु की दृष्टि से एकता को स्पष्ट करना है। तो मानसूनी जलवायु ने देश को एकता स्वरूप प्रदान किया है, जबकि कर्क रेखा इसे 2 कटिबंधीय में विभाजित करती है। यहाँ विभिन्न ऋतुएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में भी अंतर पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में भी दोस्तों अंतर पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से भारत मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अगला सवाल है कि भारत विभिन्नताओं में एकता रखने वाला देश है। दोस्तों भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि भारत में विभिन्नता है लेकिन उसमें भी एकता पाई जाती है, तो इसको स्पष्ट कीजिए। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो फिर भी उन विभिन्नताओं में भी हमारे भारत देश में एकता है, तो इसका दोस्तों स्पष्ट करना है। तो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करके एक विशिष्ट रूप से उभरी हुई है। दोस्तों हमारी भारत की संस्कृति है वो अनेक प्रकार की संस्कृतियों को अपने अंदर समाये हुए एक विशिष्ट रूप में उभरी है, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, समानता, सत्कार, सह अस्तित्व आदि मूल्यों से समृद्ध है। विभिन्न धर्म एवं भाषा होते हुए भी लोग भारतीय मानवता पर आधारित एक मंच पर रहते हैं। दोस्तों विभिन्न धर्म, विभिन्न अलग अलग प्रकार के हमारे भारत में लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, और उसकी भाषा भी अलग है, फिर भी दोस्तों ये भारतीय मानवता पर आधारित एक मंच पर रहते हैं। दोस्तों एक ही प्रकार के मंच पर एक ही स्थिति में रहते हैं। दोस्तों मानसून की उत्पत्ति के बारे में लिखिए। मानसून की जो उत्पत्ति है, कोई भी मानसून उत्पन्न होता है तो उसकी इस उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसके बारे में दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति देखें तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ, इस मानसून का अर्थ होता है ऋतु। दोस्तों मौसम या फिर ऋतु, मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? मौसम या फिर ऋतु। इस शब्द का अर्थ होता है इस मौसम शब्द का। इस शब्द का प्रयोग अरबी के नाविकों द्वारा अरब सागर क्षेत्र को प्रवाहित इन हवाओं के लिए किया जाता था, यानी कि अरब सागर के जो नाविक है उसके द्वारा सागर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली हवा है तो उसके लिए किया जाता था। इसकी दशा में मौसमी परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन देखा गया। दोस्तों हिमालय की को कितनी श्रेणियां, अब हिमालय है तो हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? हिमालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दोस्तों हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। महाहिमालय
लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो इन 3 समांतर श्रेणियों में हमारे हिमालय को बांटा गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कितनी है? हिमालय माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, सॉरी दोस्तों मीटर है। और हमारे जो हिमालय है तो इसको 3 समांतर श्रेणियों में बांटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों में बांटा गया है। और इसमें साथ ही साथ में माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का एक भाग, सबसे ऊंचा भाग स्थित है। चलिए दोस्तों एक और अगले सवाल इंपॉर्टेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इम्पोर्टेंट दोस्तों अगले बार पूछे आने की संभावना बनती है। भारत में प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिख। भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन से भौतिक विभाग है? तो उन भौतिक विभागों के नाम लिखना है। भारत को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। भारत को 4 प्रकार के प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठार, तीसरा है दक्षिण का पठार। चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश, चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश। इन 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में, भौतिक विभागों में हमारे भारत के प्रमुख 4 प्रकार के भौतिक विभाग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदानी प्रदेश। अब तो समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में 3 मैदानी, दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है कि बांगड़ किसे कहा जाता है? बांगड़ किसे कहा जाता है? गंगा के मैदान में वे भाग जो नदियों की कछारी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए तथा वहाँ जहाँ नदियाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता तो उसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदान के वे भाग जो नदियों की कछारी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए, गंगा के मैदान के वे भाग जिसके भाग कछारी मिट्टी के कारण ऊपर उठ गए हैं तथा नदियों का पानी वहाँ पर नहीं आ पाता है, तो उसे हम बांगड़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला सवाल है द्वार और दून से आप क्या समझते हैं? द्वार क्या है और दून क्या है, तो इससे आप क्या समझते हैं? सवाल पूछा जा सकता है। तो शिवालिक हिमालय में कुछ विस्तृत समतल घाटियां पाई जाती है। शिवालिक हिमालय है तो इस शिवालिक हिमालय में कुछ विस्तृत घाटियां पाई जाती है। जैसे पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता था और पश्चिम में इसे दून के नाम से जाना जाता था। जैसे कि देहरादून, कोष्टीदून, पाटलीदून, हरिद्वार, ऐसी घाटियां है। दोस्तों द्वार और दून क्या होता था? तो द्वार दून है वो शिवालिक पहाड़ियों में कुछ विस्तृत समतलीय घाटियां पाई जाती। कहाँ पर? शिवालिक की जो शिवालिक हिमालय में विस्तृत समतल घाटियां होती है। विस्तृत समतल घाटियां शिवालिक पहाड़ी के अंदर विस्तृत समतल घाटियां हैं। तो इसमें पूर्व के लोग हैं तो इसे द्वार के नाम से जानते थे। पूर्व में इसको द्वार के नाम से जानते थे और पश्चिम में इसको दून के नाम से जानते थे। जैसे कि देहरादून, कोष्टीदून, पाटलीदून, हरिद्वार। तो इसी प्रकार दोस्तों देहरादून यही हिमालयी पहाड़ी के नाम को जाना जाता है। हिमालय की जो पहाड़ी है तो इसकी को ही देहरादून द्वार और दून के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर दोस्तों केवल और केवल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, अच्छा सवाल है, बाबर प्रदेश क्या है? बाबर प्रदेश पूछा जा सकता है। दोस्तों ये समझने लायक सवाल है। जहां हिमालय पर्वत और सतलज गंगा के मैदान मिलते हैं, ऐसे भाग जहां पर हिमालय पर्वत और गंगा मैदान मिलते हैं, गंगा के मैदान मिलते हैं, वहां पर हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य जलधाराओं से अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों को टूटकर आने वाले पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़ों को काफ़ी मोटाई में जमा कर दिया जाता है। तो इन बहाकर आए कंकड़ पत्थरों से ढके हुए भाग को भाबर कहा जाता है। दोस्तों भाबर होता क्या है? तो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत और गंगा का मैदान है। तो वहाँ पर हिमालय पर्वत और गंगा का मैदान है, वहाँ पर हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य जलधारा, हिमालय पर्वत के पास में से असंख्य जल की धारा निकलती है। तो उसके साथ में पर्वत है वो टूट कर आने लगते हैं छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में,
काफ़ी मोटाई में जमा हो जाते हैं। कहाँ पर? समतल गंगा का मैदान है तो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो इन बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से ढके हुए भाग को हम बाबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों तराइन के प्रदेश क्या है? दोस्तों थोड़ा बहुत सवाल है, इसको देख लेते हैं। तराइन का प्रदेश है क्या? तो तराइन के प्रदेश किसको कहा जाता है? जैसे कि ये बाबर है तो हिमालय पर्वत के ऊपर से जो झरने बहते हैं और उसमें छोटे छोटे बड़े कंकड़ आते हैं और वो गंगा के मैदान में जमा हो जाते हैं और उसको हम बाबर के नाम से जानते हैं। तो ये बाबर प्रदेश से आगे जाकर उसके नीचे प्रवाहित होने वाला जलधारा के ऊपर पुनः दिखाई देने लगता है, जिससे इससे यहाँ बड़े दलदली भाग बन जाते हैं। जो जैसे कि दोस्तों बाबर प्रदेश है, इस बाबर प्रदेश से आगे जाना है तो इसे आगे जाकर इसके नीचे प्रवाहित होने वाली जलधारा के ऊपर दिखाई देने वाले इससे बड़े बड़े दलदली दोस्तों भाग बन जाते हैं, जिन्हें तराइन प्रदेश के नाम दलदली भाग होते हैं। अब बाबर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर तो धरातल के ऊपर जो बिल्कुल दलदली एक सॉफ्ट तरीके से ज़मीन पाई जाती है, सॉफ्ट तरीके की दलदली भूमि पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तराइन प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है कि हिमालय नदी तंत्रों को किन भागों में बांटा गया? हिमालय नदी तंत्रों को किन भागों में बांटा गया? हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में दोस्तों हिमालय नदी तंत्र को 3 अलग अलग प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, पहला क्या है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन 3 प्रकार के भागों में हिमालय नदी तंत्र को बांटा गया है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि मानसूनी जलवायु की 4 विशेषता बताइए। मानसूनी जलवायु होती क्या है? तो इसकी 4 प्रकार की विशेषता है। मानसूनी जलवायु की 4 विशेषताओं को बताइए। तो पहली विशेषता अधिकांश वर्षा मानसूनों द्वारा होती है। अब मानसूनी जलवायु होती है तो इसकी पहली विशेषता है कि इस मानसूनी जलवायु में अधिकांश वर्षा मानसून के द्वारा होती है। दूसरी विशेषता है कि मानसूनों की अनिश्चितता होती है। मानसूनी जलवायु में मानसूनों की क्या होती है? अनिश्चितता होती है, असमान वितरण होता है। मानसूनी जलवायु की तीसरी विशेषता है असमान, अलग अलग, जैसे कि मानसून होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, तो हम कह सकते हैं कि असमान वितरण इस मानसूनी जलवायु का पाया जाता है। ये भी इसकी विशेषता में आ गया। फिर है मानसून की बहुलता। दोस्तों मानसूनी जलवायु प्रदेश है तो उसमें मानसून की बहुलता होगी, तो ये भी दोस्तों तीसरी क्या विशेषता हो गई। दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपको ये क्लास दोस्तों दोबारा अटेंड करनी है। एक बार पुनः दोस्तों अगर आपको रियल में दिमाग में बिठाना है इन सवालों को, तो दोस्तों इन क्लास को दोस्तों रिकॉर्ड पढ़िए। आप जरूर इस सवाल को दोस्तों दोबारा अपने माइंड में दोहरा लीजिए। आप दोस्तों एग्जाम में गलत नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों राजस्थान और पश्चिम बंगाल की जलवायु प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की जलवायु प्रदेश में अंतर बताइए। राजस्थान की जलवायु और पश्चिम बंगाल की जलवायु में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। तो समुद्र तट से ऊंचाई पहला अंतर है समुद्र तट से दूरी, धरातल की बनावट, कर्क रेखा, तो ये चारों के चारों कारण हैं। दोस्तों एक और इजी और बेसिक सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल सरल सवाल है कि मावट से आप क्या समझते हैं? मावट होती क्या है दोस्तों? सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में यानी कि सर्दी ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से थोड़ी बहुत वर्षा होती है, उसे मावट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सीधे सीधे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट के नाम से जानते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये भी लिखना है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन सी उत्तर पश्चिमी, जो कि हमारा पश्चिम में हमारा भारत हमारा क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान पश्चिम में आ गया, उत्तर में ये जम्मू कश्मीर वगैरह है, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में यानी कि सर्दी ऋतु में पश्चिम विक्षोभों के कारण शीतकाल मावट किससे से होती है? तो पश्चिम विक्षोभों के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, उससे मावट के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया कि काल बैसाखी या फिर नार्वेस्टर्स किसे कहते हैं? काल बैसाखी या नार्वेस्टर्स किसे कहा जाता है? दोस्तों सवाल पूछा गया है काल बैसाखी क्या है? तो उत्तरी भारत में दिन में पश्चिमी पवनें तेज
रहती है। उत्तरी भारत की बात करें, उत्तर में स्थित भारत के उत्तरी भाग की बात करें तो उसमें पश्चिमी पवनें वो बहुत तेज़ गति से चलती है, जबकि रात्रि में यह पवनें शिथिल पड़कर अनिश्चित दिशा में बहने लगती है। इन गर्म पवनों को लू कहते हैं। ये पवनें मैदान पर दिन में असाधारण गर्मी पड़ने के कारण चलती है। दोस्तों, ये पवनें होती है जो उत्तर भारत में पश्चिम पवनें तेज गति से बहती तो इसके लू के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पवनें हैं वो मैदानों पर, दोस्तों मैदान होते हैं उस पर दिन में असाधारण गर्मी पड़ने के कारण, दिन में दोस्तों बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है, तो इस गर्मी पड़ने के कारण चलती है। जब इन शुष्क पवनों से आर्द्र पवनें मिलती है तो भीषण तूफान तथा आंधियाँ होती है। जब इन जो गर्म पवनें हैं तो इन पवनों से अगर गर्म पवनों से अगर ठंडी पवनें मिल जाती है ना, तो तब तूफान और आंधियाँ उत्पन्न होती है। इनका वेग कभी कभी 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। दोस्तों, जब गर्म पवनों से, जब लू से अगर ठंडी पवनें मिल जाती है, शुष्क पवनों से आर्द्र पवनें मिल जाती है तो तूफान उत्पन्न होंगे, आंधियाँ उत्पन्न होगी। और इन आंधियों का अगर वेग की बात करें तो ये 100 से 130 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसकी रफ्तार से चलती है। इसे ओलावृष्टि व कभी कभी तेज वर्षा, ओलावृष्टि यानी कि दोस्तों बर्फ का बरसना, ओलावृष्टि हो सकती है और कभी कभी तेज वर्षा भी हो सकती है। ठीक है, आंधियों में धूल के कण होने से दृश्यता प्राय कम हो जाती है। आंधियों में धूल के कण हो जाते हैं तो इससे दृश्यता यानी दिखता भी नहीं है। बंगाल के इन तूफान को काल वैसाखी नाम से जानते हैं। दोस्तों, बंगाल में क्या कहते हैं, जब ये घटना होती है तो इसको बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। इस समय धूल के गर्म तूफान उत्तरी पश्चिमी भाग में बाहरी भागों की ओर आते जाते रहते हैं और इससे बहुत हानि होती है। यह गर्म पवनें दक्षिणी भारत में नहीं चलती क्योंकि यहाँ समुद्री प्रभाव अधिक रहता है। चलिए दोस्तों, आम्र बौछार होता क्या है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, हमने काल वैसाखी को पढ़ा। मैं आपको दोस्तों इसको वापस समझा लेता हूँ कि काल वैसाखी होता क्या है। काल वैसाखी दोस्तों हमारे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पश्चिमी पवनें यानी कि जो गर्म पवनें होती है, पश्चिमी पवनें दोस्तों पश्चिमी भाग है वो गर्म होने के कारण यहाँ पर गर्म पवनें बहती है। जब ये गर्म पवनें, अगर इसे लू तो कहते हैं, लेकिन ये लू जब आर्द्र पवनों से मिलती है यानी कि समुद्र से जब मिलती है तो यहाँ पर आंधी तूफान और वर्षा ओलावृष्टि होने की संभावना बढ़ती है। और इन आंधी तूफान को दोस्तों बंगाल में जब ये आंधी तूफान होता है तो इसे काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आम्र बौछार को हम पढ़ रहे थे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आम्र बौछार होता क्या है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म काल में होने वाले वर्षा को आम की फसल के लिए लाभकारी होने के कारण आम्र बौछार कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा आम की फसल के लिए लाभकारी होने के कारण आम्र बौछार कहा जाता है। ऐसी वर्षा को कर्नाटक में सेरी ब्लॉस के नाम से जाना जाता है। मिट्टी से आप क्या समझते हैं दोस्तों, बहुत ही ऐसे सवाल तो देखने की जरूरत नहीं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि भारत में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं और वनों के भौतिक क्षेत्रफल कितने हैं। भारत में वनों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से वन है और उस भौतिक क्षेत्रफल यानी कि वो वन है वो कौन से क्षेत्र में फैले हुए, किस प्रकार के क्षेत्र में फैले हुए, उन पर बात करनी है। दोस्तों, भारत में 2 प्रकार के वन मिलते हैं। कितने? 2 प्रकार के। एक तो शीतोष्ण, दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय यानी दोस्तों सर्दी ऋतु में, ठंडे मौसमों में पाए जाने वाले वृक्ष। एक उष्ण कटिबंधीय वन यानी कि गर्म मौसम में पाए जाने वाले। शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी कि ठंडे मौसम में पाए जाने वाले वन, और उष्ण कटिबंधीय वन यानी गर्म मौसम में पाए जाने वाले वन। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो कुल वन के क्षेत्रफल में 7% भाग पर फैले हुए, यानी कि हमारे भारत में कुल वन है, पूरा वन है, उसमें 7% वनों का भाग है, उसमें ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन जो कुल वन के क्षेत्रफल में 93% भाग पर फैले हुए। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.23% अर्थात 6,97,898 वर्ग किलोमीटर पर भाग फैला हुआ है। दोस्तों ये देखो, भारत में कुल भौतिक प्रदेश का 21.23% भाग पर उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी ऋतु में पाए जाने वाले वन है, वो 21.23% भाग पर 6,87,898
98 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए कौन से उष्णकटिबंधीय वन की बात हो रही है दोस्तों। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 89वां सवाल है। सवाल एग्जाम में भी पूछा गया 2019 के कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्र। दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्र कितना है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती वन है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सवाल पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वन के क्षेत्रफल नहीं दोस्तों, क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र में, तो ये कटिबंधीय वन है वो पर्णपाती वन है वो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, हाँ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर दक्षिण पंजाब, हरियाणा, तराई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। तो वहां पर दोस्तों ये पर्णपाती वन मिलते हैं जहां पर 50 से 100% वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंडिंग करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों 1 वीक सीरीज़ का केवल और केवल 1 वीक सीरीज़ का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी महत्वपूर्ण कंटेंट आप सभी के सामने पेश करवाया जाता है। दोस्तों आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर पूरी आपको 1 वीक सीरीज़ों का भंडार मिलेगा। दोस्तों आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की 1 वीक सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां पर आपको दोस्तों बहुत सारी क्लासें मिलेगी। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने जिगरी साथी है अपने साथ कॉलेज में पढ़ता है उसके साथ में शेयर जरूर कर लेवे। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।